अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड के सेकंड चैप्टर की एग्जांपल 27 है, परम्यूटेशन वाली है। इसमें हमारे पास एफ और जी दे दिया गया है। B2 परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 4, ये डिग्री 4 की परम्यूटेशन हमारे पास तो परम्यूटेशंस हैं। फाइंड करने एफ ऑफ जी। एफ कंपोजिशन जी इक्वल नहीं है जी कंपोजिशन एफ के, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता यहाँ पे। ठीक हो गया। इसे हम पहले जो मैंने करवाई थी वो इलादा से एक मेथड था, इसे थोड़ा सा और एक्सपैंड करके थोड़ा और डिटेल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एफ और जी दो हमारे पास दी गई हैं। एफ ऑफ जी करना है, पहले एफ लिखेंगे 1 2 3 4 2 3 4 1। अब जी वाली लिखेंगे 1 2 3 4 2 1 4 3। लिख ली। अब हमने पहले वाली एज इट इज़ यहाँ लिख देनी है 1 2 3 4 2 3 4 1। अब दूसरी में कहना ये जो नीचे लिखी है वो इसे हमने लिख देना है 2 3 4 1। लिखती है एज इट इज़ 0। अब हमने इसमें क्या करना है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 वाली कौन सी थी, ये हमने लिख दिया। 3 लिखा हुआ है, 3 वाली ये थी, इनका 3 के नीचे 4 था, लिख दिया। 4 के नीचे 3 था, लिख दिया। 1 क्या थी, उसके नीचे 2 था, हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखो ये चीज़ सेम हो गई, इसे हमने नहीं लिखना, ऊपर ये लिखेंगे नीचे ये लिख देंगे 1 2 3 4। अब नीचे जो लिखनी है ये भी नहीं लिखनी, ये भी लिखनी, क्योंकि ये सेम है, वो इसे ख़त्म करते हैं। अब ये लिख लें 1 4 3 2। सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। पहले मैंने किस मेथड से करवाया था, पहले ऐसे किया था 1 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे क्या था 1, तो हमने डायरेक्ट 1 के नीचे 1 लिख दिया। ठीक हो गया। यहाँ 2 के नीचे क्या था 3, यहाँ हमने ढूंढना है 3 का है, ऊपर ढूंढना है नीचे नहीं। 3 के नीचे जो भी लिखा होगा वो इस 2 के नीचे हमने लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ 3 लिखा, अब 3 के नीचे क्या आएगा हमने कैसे चेक करना है, यहाँ 3 के नीचे 4 था, अब यहाँ 4 कहाँ लिखा होता है, यहाँ उसके नीचे जो भी वैल्यू लिखी थी हमने उसके नीचे लिख दी। ठीक हो गया। यहाँ 4 के नीचे 1 था, अब यहाँ 1 के नीचे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमने लिख देनी उसके नीचे। ठीक हो गया। वही चीज़ आ रही है ना। इस तरह का यहाँ आप लोग थोड़ा सा डिटेल से अगर समझना चाहते हो वो इस तरह से देख लें जिस तरह ये मैंने करवाया। एफ ऑफ जी आ गया, अब जी ऑफ एफ करेंगे। जी ऑफ एफ, जी की वैल्यू लिखी 1 2 3 4 2 1 4 3। अब एफ की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 है, 2 3 4 1। ये वाली एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3 4 2 1 4 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो नीचे लिखी हुई यही वाली लिखेंगे रो। अब इसके नीचे क्या लिखने हैं, जो इस 2 के नीचे है वही लिख देंगे। 1 है जो इस 1 के नीचे लिखा वही लिख दिया। 4 है तो जो इस 4 के नीचे लिखा वही लिख दिया। 3 है तो जो इस 3 के नीचे लिखा वही लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये चीज़ सेम से खत्म हुई, ऊपर ये लिख देंगे, नीचे ये वाली रो लिख देंगे 1 2 3 4 3 2 1 4। अब देख ले डायरेक्ट भी अगर देखना चाहिए 1 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 3 आ रहा है, तो हम 1 के नीचे क्या लिखेंगे 3। 2 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे क्या आएगा 2। 3 के नीचे 4 है तो यहाँ 4 के नीचे 1 है तो हम 3 के नीचे क्या लिखेंगे 1। 4 के नीचे 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 4 है तो हम 4 के नीचे क्या लिखेंगे 4। ठीक हो गया। और यह देखें इसके नीचे 1 4 3 2 है, यहाँ 3 2 1 4 है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। एफ ऑफ जी डज नॉट इक्वल जी ऑफ एफ। हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है 28। ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की दे दी गई है। एफ अल्फ़ा ऑफ अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा या बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा करेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे। अल्फ़ा को जब बीटा से करेंगे तो पहले अल्फ़ा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 3 2 6 4 1 1 2 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4 1 2 6 5। ये वाला एज इट इज़ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 5 3 2 6 4 1। अब जो नीचे वाली रो है यहाँ ये ऊपर वही रो लिखेंगे 5 3 2 6 4 1। 5 के नीचे क्या आएगा 6, 3 के नीचे 1, 2 के नीचे 4, 6 है, 6 के नीचे 5, 4 है, 4 के नीचे 2, 1 है, 1 के नीचे 3। ठीक हो गया। अब नीचे क्या लिखना है, अब ये वाली जो है ये सेम होगी, इसे नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली लिख देंगे, जो नीचे वाली लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 6 1 5 4 5 6 1 4 5 2 3। ठीक हो गया। अब हम बीटा ऑफ जी अल्फ़ा करेंगे। बीटा को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बीटा के नीचे हमारे पास था 3 4 1 2 6 5 और अल्फ़ा के नीचे हमारे पास था 5 3 2 3 2 6 4
1, ठीक हो गया। ये वाला एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 3 4 1 2 6 5। ये जो नीचे वाली है ऊपर ये आएगी 3 4 1 2 6 5। 3 है तो यहाँ 3 के नीचे 2 था, हमने 2 लिख लिया। 4 है तो यहाँ 4 के नीचे 6 था, हमने 6 लिख लिया। 1 तो यहाँ 1 के नीचे 5 था, हमने 5 लिख लिया। 2 यहाँ 2 के नीचे 3 था तो हमने 3 लिख लिया। 6 यहाँ 6 के नीचे 1 था, हमने 1 लिख लिया। 5 5 के नीचे 4 था, हमने 4 लिख लिया। अब ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली सेम होगी, इसे नहीं लिखना, इसकी ऊपर वाली लेंगे, इसकी नीचे वाली लेंगे। 1 2 3 4 5 6 2 6 5 3 1 4 2 6 5 3 1 4। यहाँ 6 1 4 5 2 3 है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यही हमने बताना था। अल्फा कंपोजिशन बीटा डज नॉट इक्वल बीटा कंपोजिशन अल्फा। हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन आ गई है 2.31 पे है। ये एग्जाम्पल डेफिनेशन नंबर 2.31 है, पेज नंबर 87 पे है। साइक्लिक परम्यूटेशन आप परम्यूटेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में अगर एक परम्यूटेशन दी, ऊपर भी A1 A2 A3 A तक है और ये A2 से स्टार्ट हो रहे A3 A4 A1 तक जा रहे हैं, ठीक हो गया। ये अल्फाज नहीं है, गलती से मैंने अल्फाज लिख लिए थे। इन विच A1 अल्फा को जब A1 से करेंगे तो A2 मिलेगा, अल्फा को जब A2 से करेंगे 3 मिलेगा। अल्फा मतलब ये जो जिसके अंडर हम कर रहे हैं। अल्फा को A3 K से करेंगे तो A1 मिलेगा, मतलब 1 पे A2 दे रहा है, 2 पे 3 दे रहा है, 3 पे 4 5 पे 6 और इस तरह K पे हमें 1 दे रहा है। इस कॉल्ड द साइक्लिक परम्यूटेशन, इसे साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। और साइकिल ऑफ लेंथ K, या हम कहेंगे कि साइकिल है जिसकी लेंथ K है, कि क्या है हमारे पास K, यहाँ K तक जा रही है तो K लेंथ है, मतलब जितने इसमें टर्म्स आ रहे होंगे। रिटर्न एज अल्फा A1 A2 A3 A4, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम जो लिखते हैं इसे इस तरह से लिखते हैं। Here A1 A2 A3 AK जो ये आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट X विच कंसिस्ट्स ऑफ n एलिमेंट्स, इसमें n एलिमेंट्स है, जिसमें से ये आए हैं हमारे पास परम्यूटेशन, उसमें n एलिमेंट्स थे। और सो दैट K जो है वो लेस और इक्वल n है, मतलब यहाँ पे जो K हमने लिए ये एलिमेंट्स पूरे सारे n के n एलिमेंट्स भी आ सकते हैं उससे कंपेयर, लेकिन ज़्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि वो हमने जब लेने ही इतने हैं। तो ऑफ द X अदर देन A1 A2 सोन AK रिमेन्स अनचेंज, वो यहाँ पे कह रहे हैं ये अनचेंज होंगे, मतलब इन्हें चेंज नहीं होना चाहिए, सेम उसी तरह ही आने चाहिए तो हम कहेंगे, अदरवाइज हम कहेंगे वो फिर नहीं हो रहे। जिस तरह ये देखें 1 2 3 4 5 6 है, अब ये 2 3 4 5 6 है। 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 5 है, 5 के नीचे 6 है, 6 के नीचे 1 है। दोबारा से जब पहले वाली वैल्यू जब दोबारा आ जाए तो वहीं पे हमने स्टोर कर देना, तो वहाँ तक हमारे पास एक साइकिल बन गया। कितनी इसकी लेंथ आ गई 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 5 थे ना कॉलम्स, तो 5 इसकी लेंथ आ गई साइकिल की, ठीक हो गया। अब हम आगे करते हैं, हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक परम्यूटेशन नीड नॉट बी अ साइक्लिक परम्यूटेशन। वो कह रहे दो अगर हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशंस है, अब ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की परम्यूटेशन की जो प्रोडक्ट है वो भी साइक्लिक हो, ये आपको मैं सॉल्व करके देती हूँ। अल्फा, अब देखिए इसमें 1 2 5 5 सबसे बड़ा एलिमेंट 5 आ रहा है, इसमें 2 1 4 5 6 में बड़ा 6 है, मतलब टोटल ये जो है इसमें 6 तक जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ 1 है 1, ठीक हो गया। 1 के बाद 2 है, मतलब 1 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे 5 है तो 5 के नीचे 1, 1 के नीचे 2 आ गया, 2 के नीचे 5 आ गया, 5 खत्म हो गया तो उसके बाद फिर से इसने 1 पर जाना, 5 के नीचे 1 आ गया, ठीक हो गया। अब और इसके अलावा जो बाकी बची वो इसमें नहीं लिखे, तो इसका मतलब वो फिक्स है, सेम वही है, 3 के नीचे 3 4 के नीचे 4 5 6 के नीचे 6। अब देखिए 1 के नीचे 2 2 के नीचे 5 5 के नीचे 1, सेम आ गया जो जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारे पास एक साइकिल बन गया था। अब इसमें कौन सा लिखा हुआ एलिमेंट 3 नहीं लिखा, उसे एज इट इज लिख लिया, बाकी सारे लिखे हुए हैं। अब 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 के नीचे 1 2 के नीचे 1 1 के नीचे 4 4 4 के नीचे 5 4 4 के नीचे 5 5 के नीचे 6 6 के नीचे 2 के नीचे 1 1 के नीचे 4 4 के नीचे 5 5 के नीचे 6 6 के नीचे 2 2 के नीचे 1 1 के नीचे 2 के नीचे 1 1 के नीचे 4 4 के नीचे 5 5 के नीचे 6 6 के नीचे 2, सेम जहाँ से 2 से स्टार्ट वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। 2 के नीचे 1, ठीक हो गया। अब 1 के नीचे 4, अब 4 के नीचे 5 5 के नीचे 6, अब 6 के नीचे 2
दोबारा यहीं पे आके स्टॉप होना होता है, ये स्टॉप हो गया, ठीक हो गया। जो 3 नहीं था वो फिक्स है, ठीक हो गया। इसे लिखने का तरीका है। अब हमने जब इसे लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट जैसे पहले की थी। 1 के नीचे 2 है तो यहाँ 2 के नीचे 1 आ रहा है तो हमने 1 लिख लिया। 2 के नीचे 5 है या 5 के नीचे 6 आ रहा है तो हमने 6 लिख लिया। 3 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे भी 3 है, फिक्स है। 4 के नीचे 4 है, यहाँ 4 के नीचे 5 है तो 5 लिख लेंगे। 5 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 4 है तो हम 4 लिख लेंगे। 6 के नीचे 6 है, यहाँ 6 के नीचे 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। अब देखो 1 के नीचे 1 आ गया तो फिक्स हो, 2 के नीचे 6, यहाँ 6 के नीचे 2, 3 भी फिक्स हो गया, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, लेकिन ये एक साइकिल नहीं बन रहा, 2 साइकिल बन रहे डिफरेंट अगर हम बनाना चाहें तो। विच इज नॉट साइक्लिक, ये एक जो पूरी एक साइकिल नहीं बन रही है, हमारे पास साइकिल नहीं बन रहा। अगर हम वैसे अगर इसे देखें तो ये हमारे पास फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। अब 2 के नीचे 6 है, 6 के नीचे 2 है तो मतलब हमारे पास 2 6 एक साइकिल बन गया। अब 4 के नीचे 5 है, 5 के नीचे 4 है तो 4 और 5 एक साइकिल, ये 2 अलहदा से एक साइकिल बन रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक साइकिल नहीं बन रहा तो हम कह देंगे चीज नॉट साइकिल। ये वाला प्रूव हो गया इसमें। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 29 है, पेज नंबर 88 पे। दी साइकिल्स, ये 2 साइकिल्स हमें दे देंगे अल्फा और बीटा, और हमने करना है अल्फा बीटा इक्वल है बीटा अल्फा के। इसमें है, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो इक्वल है, लेकिन इसमें वो इक्वल आ रहा है, ठीक हो गया। अल्फा बीटा हमारे पास है, हम अल्फा बनाते हैं। अल्फा हमारे पास क्या बनेगा 3 और ये 6 तक जाएंगे, मतलब टोटल 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह बीटा भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो बड़ा नंबर है वहाँ तक जाएगा। यहाँ पे 1 के नीचे 2, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, बाकी जो है वो फिक्स आ जाएंगे। 1 के नीचे 2 था, 1 के नीचे 2 लिख लिया। 2 के नीचे 3 था, 2 के नीचे 3 लिख लिया। फिर 3 के नीचे 1 तो 3 के नीचे 1 लिख लिया, बाकी जो बच गया वो फिक्स आ गए। यहाँ पे 1 2 3 नहीं है तो वो फिक्स है। 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 4, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 वैसे लिख लिया। यहाँ 1 के नीचे 2 था ना, 2 के नीचे क्या है 2, 2 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे क्या है 3, 3 के नीचे 1 है या 1 के नीचे क्या है 1, ठीक हो गया। 4 के नीचे 4 है, यहाँ 4 के नीचे 5 है, 5 के नीचे 5 है, यहाँ 5 के नीचे 6 है, 6 के नीचे 6 है तो यहाँ 6 के नीचे 4 है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास देखें 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, ये एक साइकिल बन गया हमारे पास 1 2 3, ठीक हो गया। 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 4, फिर से वही आ गया तो 4 5 6, ये दूसरा साइकिल बन गया, ठीक हो गया। हमारे पास इस फॉर्म में यानी कि ये साइकिल बन रहा है। ये अल्फ़ा बीटा हमने की तो ये दोबारा से हमारे पास वही चीज़ आ रही है, अल्फ़ा 1 2 3 बीटा 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अल्फ़ा बीटा के ही इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे चेंज करें, ठीक हो गया, इसे चेंज करें, ये आ रहा है अल्फ़ा बीटा की इक्वल। अब बीटा अल्फ़ा लिखें 4 5 6 1 2 3, ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 फिक्स है, 5 6 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 1 और ये 4 5 6 फिक्स है। अब जब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 2 है, ये 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 3 है, यहाँ 3 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 5 है, यहाँ 5 के नीचे 5 है, 5 के नीचे 6 है, यहाँ 6 के नीचे 6 है, 6 के नीचे 4 है, यहाँ 4 के नीचे 4 है। अब देखो 1 2 2 3 3 4, 1 2 3 एक बन गई, 4 5 5 6 6 4, ये हमारे पास 4 5 6 एक बन गई। ये किसकी इक्वल आ गई अल्फ़ा बीटा का, ये अल्फ़ा था बीटा था। मतलब इससे हमें क्या शो हो रहा है, हम इसको बाद में लिखते हैं या इसको पहले लिखते हैं, आंसर हमारे पास सेम वही आना है। मतलब इनको आपस में कम्यूट कर सकते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा जो है बीटा अल्फ़ा के इक्वल आ सकता है, हम इसको आपस में कम्यूट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया। आगे नेक्स्ट, अब हमारे पास थ्योरम है 2.32 पेज नंबर 89 पे। थ्योरम में है एवरी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स
मतलब कह रहे हैं कि जितनी भी परम्यूटेशन हमारे पास है डिग्री एन की, एवरी परम्यूटेशन मतलब हर परम्यूटेशन के लिए उन्होंने कहा गया है कि जो डिग्री एन की हो वो लिखी जा सकती रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिस्ट्रॉइंट सेट, जो म्यूचुअली डिस्ट्रॉइंट सेट पे होगी। हम इसे स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। हम एक परम्यूट ले लेते हैं, लेट अल्फा, एक परम्यूटेशन ले लेते हैं बी a permutation, let alpha be an permutation of degree n, डिग्री n की एक हमने परम्यूटेशन ले लिए, ठीक हो गया। डिग्री n की हमने एक परम्यूटेशन है जिसका नाम अल्फा है, एन एलिमेंट ऑफ एस एन, जिसमें परम्यूटेशन में जो एलिमेंट्स होंगे वो एस एन के लेके लिए जाएंगे, एस एन में से। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा 1 बी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ विच अल्फा एक्ट्स, बी वन ऑफ द एलिमेंट्स विच अल्फा एक्ट्स, ठीक हो गया। A1 अल्फा एक्ट्स, सपोज दैट अंडर द एक्शन ऑफ अल्फा। अब यहाँ देखिए हमने अल्फा एक परम्यूटेशन ले ली जिसकी डिग्री n है, ठीक हो गया। अब A1 हमारे पास एक एलिमेंट है जो जिस पे अल्फा एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अब सपोज कर लिए अंडर द एक्शन ऑफ अल्फा, अल्फा के अंडर एक्शन हमारे पास जो परम्यूटेशन जो हम बनेगी कुछ इस तरह हो जाएगी कि A1 पे हमारे पास आता है A2 अंडर एक्शन अल्फा, ऊपर जो बता रहे हैं अल्फा एक्ट हो रहा है। A2 पे हमें मिलता है A3, इस तरह सोन चलता जाता है, मतलब A1 के नीचे A2 है, A2 के नीचे A3 है, ये चीज़ बता रही है, ठीक हो गया। ये इस तरह चलता जा रहा है। सिंस n इज फाइनाइट, n इज फाइनाइट, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने परम्यूटेशन अल्फा ले ली है जिसमें A1 A2 A3 एलिमेंट्स हैं और n जो है वो उसमें फाइनाइट है, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं एक नेचुरल नंबर k, देयर इज एन नेचुरल नंबर k। अब हमारे पास एक नेचुरल नंबर k है सच डैट a के A1, मतलब उस पर अल्फा एक्ट करता है तो a के से A1 तक जाती है। थस a part of the effect of alpha is cyclic, ठीक हो गया। साइक्लिक परम्यूटेशन, अल्फा हमारे पास एक परम्यूटेशन थी डिग्री n की थी और n जो था वो फाइनाइट था, और वो परम्यूटेशन क्या थी अल्फा के A1 के नीचे A2, A2 के नीचे A3, A3 के नीचे A4, इस तरह से चल रही थी। और फिर हमारे पास एक एलिमेंट k आया जिसके नीचे हमारे पास A1 आ जाता, जिसका मतलब ये क्या हो गया कि जो हमारे पास परम्यूटेशन अल्फा थी वो साइक्लिक परम्यूटेशन हो गई, A1 से शुरू हुई और A1 भी खत्म हो गई ना। A1 के नीचे A2, A2 के नीचे A3, A3 के नीचे A4, इस तरह सोन चलता है। फिर A के लास्ट में जो एलिमेंट था उसके नीचे A1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो परम्यूटेशन थी हमारे पास साइक्लिक आ गई। अब हम एक और लेते हैं अल्फा 1, जिसमें होगा A1 A2 सोन AK तक जाएगा। अगर K जो है वो N की इक्वल हो जाए, इफ K इक्वल N देन अल्फा इक्वल अल्फा 1, अल्फा जो है वो अल्फा 1 की इक्वल आ जाएगा, के एन की इक्वल आ जाए, मतलब पीछे ये इसमें एलिमेंट के थे ये पीछे वाले में गए, तो मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा के दोनों के एलिमेंट्स जो है वो के तक हमारे पास जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, सेम एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो दोनों परम्यूटेशन जो है वो भी हमारे पास इक्वल है। इज द रिक्वायर्ड साइक्लिक डिकम्पोजिशन
ऑफ अल्फा एज साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक हो गया। अगर तो के और एन दोनों इक्वल आए थे फिर तो थ्योरम यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा। लेकिन अब अगर दूसरी कंडीशन, ऊपर उन्होंने थ्योरम में कोई कंडीशन नहीं दी थी ना, इसलिए हम इसे हर चीज़ के लिए प्रूव करें, मतलब के एन की इक्वल है उसके लिए प्रूव करेंगे, और हम उसके लिए प्रूव करेंगे के जो है वो एन से छोटा है। एन से बड़ा तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो मेन चीज़ है हमारे पास वो एन तक ही जा रही है। एस जो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है ना वो एस एन है, मतलब उसमें एन एलिमेंट्स है, तो एन से बड़ा तो होगा नहीं, या तो एन जितनी होगी कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन, या फिर एन से छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, के जो होगा या तो एन के इक्वल होगा या फिर के एन से छोटा होगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं इफ के लेस देन एन। अब अगर के जो है हमारे पास लेस देन एन आ जाता है देन, तो फिर हम इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई एक और परम्यूटेशन आ गई है जिसमें ये वाले एलिमेंट्स नहीं बल्कि कोई और एलिमेंट्स आ गए हैं। इफ के इक्वल के लेस देन एन देन देयर इज एन अदर there is another B1 different from A1 A2 so on AK। इसका मतलब फिर कोई हमारे पास B1 एक आ गया जो A1 यानी कि इन एलिमेंट से डिफरेंट था। ठीक हो गया। ऑन विच अल्फा एक्ट्स, जिसके ऊपर अल्फा जो था वो एक्ट कर रहा था, मतलब अल्फा परम्यूटेशन जो थी अल्फा थी उससे वो डिफरेंट आ गया है एलिमेंट जो अल्फा परम्यूटेशन में नहीं है। सपोज दैट अंडर द एक्शन अल्फा जी हमारे पास बन जाएगा B1 से B2, अंडर द एक्शन अल्फा कर रहे हैं, B2 से B3, इस तरह सोन चलता जाएगा और P से B1 तक जाएगा। ठीक हो गया। अब मतलब कोई और पहले के तक था, कोई और नंबर हमारे पास आ गया है P, मतलब एलिमेंट नंबर एलिमेंट चेंज हो गए ना P। देन नो BI, जो I है वो हमारे पास 1 से लेके P तक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है BI जो है I लिखा है, ये I मतलब 1 से P तक, 1 से P तक ही जा रहे हैं ना हमारे पास, तो ये P तक आ रहे हैं। ठीक हो गया। अकर्स अमंग A1 A2 सोन AK बिकॉज अल्फा एज परम्यूटेशन, क्योंकि अल्फा जो है हमारे पास परम्यूटेशन है, इज एन इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक हो गया। बी जो है हमारे पास वो 1 से लेके P तक जा रहे हैं, और अल्फा जो है हमारे पास अकर अमंग A1 से A, जो A थे हमारे वो A से A1 से K तक थे, AK तक थे, बिकॉज अल्फा इज परम्यूटेशन ऑफ एन इज एन इंजेक्टिव मैपिंग। जो अल्फा हमारे पास है वो कैसी परम्यूटेशन है, इंजेक्टिव मैपिंग वाली। ठीक हो गया। तो हमारे पास अल्फा 2 अब क्या बनेगा, अल्फा 2 हमारे पास आ जाएगा B1 B2 सोन BP। ठीक हो गया। जो एक डिफरेंट अल्फा से डिफरेंट आ गया है। ठीक हो गया। अल्फा मैपिंग से परम्यूटेशन से डिफरेंट आ गया जो साइक्लिंग थी। सो वी हैव extracted 2 cyclic permutations alpha 1 and alpha 2 from अल्फा। अल्फा से 2 हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 2 और हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशंस आ गई हैं। अब अगर हम कहें इफ़ के प्लस पी इक्वल एन के, मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 जो हमारे पास परम्यूटेशंस है इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एन के इक्वल आ जाते हैं। मतलब इसमें एक में हमारे पास के तक एलिमेंट्स थे, एक में पी तक थे, उन दोनों को के और पी को ऐड कर दें वो एन आ जाता है। मतलब दोनों इकट्ठा कर दे तो एक हमारे पास परम्यूटेशन बन जाती है जिसमें एन एलिमेंट्स थे। देन अल्फा, तो फिर क्या होगा, देन अल्फा इज द प्रोडक्ट ऑफ
अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा जो है हमारे पास प्रोडक्ट है अल्फा 1 अल्फा 2 का, जो हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन थी। लेकिन अगर के प्लस पी जो है वो हमारे पास लेस देन एन रहता है, मतलब एन से अभी छोटा या एन के इक्वल नहीं है, देन द प्रोसेस इज कंटिन्यू। तो प्रोसेस जो है वो ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब देखिए पहले हमारे पास एक परम्यूटेशन थी अल्फा जिसमें एन तक एलिमेंट थे, फिर हमने एक अल्फा 1 परम्यूटेशन ले ली जिसमें के तक एलिमेंट थे। अगर तो वो के एन के इक्वल होता तो वहीं पे स्टॉप हो जाता, लेकिन वो के एन से अगर इक्वल ना आता, मतलब के एन से छोटा आ जाता, तो फिर इसका मतलब एक और परम्यूटेशन आती जो उससे मल्टीप्लाई होती, तो आंसर जो है हमारा अल्फा की इक्वल तक आता है। इनके अल्फा की इक्वल तक वो परम्यूटेशन बनती। अब वो भी तब होता अगर दोनों को ऐड करने से, के और पी के दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो ऐड करने से एन के इक्वल आ जाते। लेकिन अगर वो एन से छोटे रहते तो इसका मतलब फिर एक और कोई परम्यूटेशन आ गई है जो उससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसी तरह ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो सारी परम्यूटेशन जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल एन के नहीं आती, मतलब उन सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें तो वो एन के इक्वल नहीं आ जाते। तब तक हम ये प्रोसेस जो है वो करते रहेंगे। वही चीज़ लिखी है, देन द प्रोसेस इज कंटिन्यू। ये प्रोसेस इसका मतलब फिर अभी भी कंटिन्यू है। दिस प्रोसेस of extracting a cyclic each time must end after a finite number of steps because n is finite। ठीक हो गया। अब इसमें वो ये चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे पास ये प्रोसेस है ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक जाएगा। मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप जाएंगे कि कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा जरूर। ये नहीं कि इनफाइनाइट जो चलता जा रहा है कहीं भी जाके नहीं रुकेगा, ये रुकेगा जरूर। क्यों? उसकी वजह क्या कि एन जो है वो एक फाइनाइट नंबर है। देन देयर इज a natural number q। अब हमारे पास एक नेचुरल नंबर q आ गया है सच डैट, तो फिर क्या हो जाएगा k प्लस पी प्लस सोन प्लस q तक जा रहे हैं, n इक्वल n आ जाएगा। मतलब उनको ऐड करने से हमारे पास इक्वल किसके आता है? n की इक्वल आता है। एंड अ पार्ट ऑफ द इफेक्ट अल्फा इज साइक्लिक। ठीक हो गया। तो अल्फा आर इस तरह हमारे पास कोई आएगा, जिस तरह अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सोन इस तरह चलते थे, कोई अल्फा आर हमारे पास ज़रूर आ जाएगी जिसमें C1 C2 सोन CQ तक जाएंगे हमारे पास। वेयर CI अकर अमंग AIs A's B's etc। Therefore अल्फा इक्वल आ गया अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा आर। मतलब हमारे पास कोई लास्ट में जाके एक ऐसी परम्यूटेशन भी आएगी जिसे हम नाम दे दिया है कि खुद से अल्फा आर का दे दिया, जहाँ पे जाके वो ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब फिर वो जितनी भी परम्यूटेशन होगी उनका आपस में प्रोडक्ट करें तो वो अल्फा की इक्वल आती होंगी। वेयर ईच ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा आर एक्ट्स on mutually disjoint subset of X and are uniquely determined since any two permutations
एक्टिंग ऑन mutually disjoint sets commute। इस सारे का भी आपको मतलब बताती हूँ मैं। So apart from the order in which alpha i's are taken, the expression for alpha is unique। अब इस सारे थ्योरम के एक दफ़ा स्टार्ट से बताती हूँ। हमने पहले एक अल्फा परम्यूटेशन ली जिसमें जिसकी डिग्री n थी, ठीक हो गया। डिग्री n थी मतलब कि वो हम और n, ये n फाइनाइट था, ये भी कह दिया है। फिर हमारे पास एक अल्फा वो परम्यूटेशन भी हमने बता दी कि उसमें जो एलिमेंट्स थे वो a1 a2 सो ऑन इस तरह चलते जा रहे थे, an तक जा रहे थे, ठीक हो गया। अब हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया k, ठीक हो गया। वो के नेचुरल नंबर ले लिया तो वो होगा ए के से मतलब वो हमें ए के में 1 देगा, मतलब वो अल्फा परम्यूटेशन जो थी ए के तक जाके 1 आ गई। इसका बाद दिस पार्ट द इफेक्ट ऑफ द अल्फा इज साइक्लिक परम्यूटेशन। फिर हमारे पास अल्फा 1 एक साइक्लिक परम्यूटेशन बन गई है जो a1 से a k तक जा रही है। पहले वाली अल्फा जो थी वो n तक जा रही थी ना, अब हमारे पास a k तक जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये k जो है नंबर वो n के इक्वल है तो इसका मतलब ये अल्फा और अल्फा 1 दोनों आपस में इक्वल है, किसी और परम्यूटेशन को साइक्लिक परम्यूटेशन को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये इस k जो है वो n से लेस देन आ जाता है, अगर लेस देन आ जाता फिर हमारे पास इसका मतलब कोई और एलिमेंट b1 आएगा, b1 हमारे पास कोई और एलिमेंट आएगा, कोई एक और साइक्लिक परम्यूटेशन बन जाएगी जिसमें एलिमेंट्स b1 b2 सोन b तरह के होंगे और हम एक और नंबर ले लेंगे नेचुरल नंबर p, ठीक हो गया। नेचुरल नंबर एक और हमने p ले लिया है और हमने एक और साइक्लिक परम्यूटेशन बना दी जिसे अल्फा 2 का है और वो p तक जा रही है, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास k और p, पहली परम्यूटेशन अल्फा 1 थी जो उसमें k तक एलिमेंट्स थे और दूसरी में p तक आ गए, अगर दोनों को ऐड करें वो n के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट जो अल्फा के इक्वल आ गया कि अल्फा 1 और अल्फा 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो अल्फा बन रहा है, दो साइक्लिक परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अल्फा बन रहा है, तो तब तो ये थ्योरम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उन दोनों का सम लेस देन n आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, इसी तरह ही होता जाएगा करते करते हमारे पास कोई ना कोई ऐसी परम्यूटेशन तो ज़रूर आएगी जिसको जिन सबको हम आपस में कहीं ना कहीं जाकर मतलब ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म ज़रूर होगा। क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि इसमें जो हमने n लिया था फाइनाइट नंबर लिया था, फाइनाइट नंबर लिया तो मतलब इसके स्टेप्स होंगे, फाइनाइट स्टेप्स होंगे, ठीक हो गया। तो किसी ऐसे नंबर पे जाके ये ऐसी परम्यूटेशन पे जाके ये फॉर्म जो हमारे पास प्रोसेस है ये रुक जाएगा जिन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें अल्फा परम्यूटेशन का इक्वल मिले प्रोडक्ट करने से, मतलब या फिर ये भी कह सकते हैं उन सबके एलिमेंट्स को अगर ऐड करें तो हमारे पास n की इक्वल आ जाए, ठीक हो गया। वो उन्होंने यहाँ पे खुद से ले लिया एक परम्यूटेशन AR जो लास्ट परम्यूटेशन है जिसको जिन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने से अल्फा की इक्वल आ रहा है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास कोई सी भी एक परम्यूटेशन हमारी हर परम्यूटेशन के लिए है कि कोई भी परम्यूटेशन इक्वल होगी कि उसकी जो साइक्लिक परम्यूटेशन है, किसी भी परम्यूटेशन की जो साइक्लिक परम्यूटेशन में लाएंगे उन सबका आपस में जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने से हमें आंसर में वही परम्यूटेशन मिलेगी। कोई अगर वो साइक्लिक परम्यूटेशन जो है उसकी जो डिग्री है वो n है, सॉरी फाइनाइट है, तो फिर जो उसकी साइक्लिक परम्यूटेशन जो उसकी बनेगी उनकी भी जो वो उनकी परम्यूटेशन जो बनेगी उनको प्रोडक्ट करने से जो हमारे पास दोबारा से वही परम्यूटेशन आएंगी तो मतलब वो भी हमारे पास स्टेप्स होंगे उसके फाइनाइट ही होंगे। ये भी हो सकता है कि पहले स्टेप में ही वो इक्वल आ जाए, दूसरे में ही आ जाए, ये भी हो सकता है कि जितने नंबर उसमें है एलिमेंट्स उतने ही स्टेप्स हमें करने पड़े, ठीक हो गया। ये थ्योरम हो गया है हमारा।